कथा सागर के अंतर्गत श्री शशि भूषण बडोनी जी से कहानी सपने। गांव में लोग देवधर पांडे जी को मास्टर जी नाम से ही अधिक जानते थे। अभी कुछ दिन पहले ही वे सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पद से सेवानिवृत्त भी हुए थे। स्कूल में नौकरी करते हुए वह लगभग ठीक ठाक ही थे, लेकिन इधर रिटायर्ड होने के बाद से ही उन्हें पहले कभी कभार परेशान करने वाली दमा की बीमारी से ज़्यादा ही परेशान करना शुरू कर दिया था। कई बार तो रात भर सोना मुश्किल हो जाता, रातें जागकर ही पूरी करनी पड़ती। मास्टर जी वैसे तो जीवट के धनी थे। जीवन भर मुश्किलों से संघर्ष करते करते मानो उन्होंने इस बीमारी से भी जिहाद करने की ठान ली थी, किंतु पत्नी को भी अपने साथ रात रात भर जागते देखते तो वे अत्यंत दुखी हो जाते। और फिर एक बार रात को दमे की असहनीय स्थिति में उन्हें उनकी पत्नी ने बहुत आग्रह कर इलाज के लिए अपने छोटे भाई बंसीधर के पास देहरादून जाने को तैयार कर ही लिया था। दरअसल अब उस पहाड़ी गांव में ऐसा कोई अस्पताल और अच्छा डॉक्टर था भी नहीं जो उनकी समुचित चिकित्सा कर पाता। यह सोचकर कि जब किसी अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए जाना ही है तो क्यों न देहरादून जाएं, जहां उनका छोटा भाई भी रहता ही है। खैर, मास्टर जी के साथ जाने के लिए उनकी पत्नी ने चचेरे भाई जग्गू को भी तैयार कर लिया था, ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। उससे पहले भी मास्टर जी को कई बार उनकी धर्मपत्नी ने इलाज के लिए देहरादून जाने की सलाह दी थी, किंतु मास्टर जी हमेशा ही टाल मटोल कर देते थे, यह कहकर कि अरे केवल इस बीमारी की वजह से इतनी दूर जाना मुझे तो समझ नहीं आता। बंसीधर का छोटा भाई देहरादून में पिछले लगभग 15-16 वर्षों से सहायक इंजीनियर के पद पर कार्यरत था, किंतु उससे उनके विचारों का तालमेल कुछ वर्षों से टूट गया था। विशेषकर तब से जब बंसीधर कुछ वर्षों पूर्व गांव आया था और बात बात पर गांव में होने वाली परेशानियों के लिए कूटता रहता था। वह बार बार शहर की सुविधाएं गिनाता रहता, लेकिन कभी गांव में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कोई उपाय तलाशने की बात नहीं करता। एक बार तो मास्टर जी ने कहा भी था कि तुम जैसे पहाड़ के पढ़े लिखे इंजीनियरों, डॉक्टरों और पढ़े लिखे अन्य बड़े पदों पर काम करने वालों को यहाँ पहाड़ के विकास के लिए कुछ करना चाहिए। बात बात पर तुम यह जो ताना मारते हो कि यह सुविधा यहाँ नहीं है, वह सुविधा वहाँ नहीं है, ठीक नहीं। वैसे ही डॉक्टरों को देख लो, हमारे पहाड़ के डॉक्टर ही यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो मैदानी क्षेत्रों के क्या करेंगे भला। उन दिनों बंसीधर गांव में अपनी पत्नी के साथ आया था। उन्होंने भी स्कूल से 2 दिन की छुट्टी यह सोचकर ले ली थी कि भाई के साथ कुछ समय बिताऊंगा। यह सोचकर कि बहू भी नई नई है, मैदानी क्षेत्र की है, उन्हें पहाड़ी गांव में इतना अनुभव नहीं। लेकिन गांव जाकर पता लगा था कि वे तो दूसरे ही दिन अपना लट्टा पट्टा समेटकर वापस देहरादून जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने उन्हें 2-1 दिन रोकना भी चाहा, लेकिन बंसीधर के कहे शब्द अभी तक उनके जहन में गूंज जाते हैं। वह कह रहा था, भाई जी यानी बड़े भाई, यहाँ एक दिन काटना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। देहरादून में बस स्टेशन तक पहुँचने के बाद उन्हें बंसीधर के आवास पर पहुँचने में काफ़ी अंधेरा हो गया था। जग्गू भाई ने कालबेल बजाई तो दरवाज़ा खुलने के साथ ही बंसीधर कुछ लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आया, किंतु मास्टर जी वह जग्गू को देखते ही मानो सकपका गया हो। वह थोड़ा चौंका, दूर से ही उन्हें अभिवादन कर तत्काल हड़बड़ाहट की मुद्रा में बोला, भाई जी बैठो, मैं 1-2 मेहमान बैठे हैं, उन्हें छोड़ आता हूँ। कहकर वह तेजी से कमरे के अंदर फिर से गया। वहीं पड़ी खाली दारू की बोतलें व ताश की गड्डियाँ आदि उठाकर वह व्यवस्थित करने के बाद ही बाहर के कमरे में आया। वहाँ संभवतः अंदर के कमरे में कुछ ही देर पहले शराब की महफिल जमी थी। यह शराब की हल्की गंध से भी उन्हें कुछ आभास हो तो गया था। बंसीधर ने भी यह सोचकर कि भाई साहब को पता न लग जाए सफाई दी, भाई जी वो कुछ ऑफिस के दोस्त थे, आप बैठिए, मैं अभी उन्हें इसी ऑफ कर आता हूँ। कुछ देर बाद नौकर चाय आदि के साथ आया, कुछ देर बाद बंसीधर भी। तब जग्गू भाई ने ही मास्टर जी की बीमारी का विवरण सुनाना शुरू किया। शुक्र है आज भैजी को रास्ते में बस में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। मास्टर जी व जग्गू भाई को उम्मीद थी कि बंसीधर उनके बारे में, गांव की हालत के बारे में तसल्ली से कुशल से पूछेगा, स्वास्थ्य के बारे में बात करेगा तथा अन्य जानकारी लेगा। लेकिन उन्हें तब आघात लगा जब उन्होंने देखा कि बंसीधर को तो अधिक दिलचस्पी अपने नौकर को नए बार बार यह बताने में हो रही थी कि फलां जगह से फ़ोन आएगा तो यह कह देना आदि आदि, कार की सफाई कर देना या टीवी के प्रोग्राम आदि के लिए केबल वालों को फ़ोन करना।
थोड़ी देर बाद उनके सामने टीवी ऑन कर दिया गया। उनका थकान से बुरा हाल था। वो चाह रहे थे कि चलकर आराम करेंगे। चाय आदि की औपचारिकता पूरी करने के बाद बंशीधर कमरे के बाहर गया तो जग्गू भाई ने ही मास्टर जी के दुखी चेहरे को देखते हुए मानो उन्हें आश्वस्त करने के उद्देश्य से कहा, भाई जी मुझे ऐसा लगता है कि आप कमरे में फैली गंध से परेशान व दुखी हैं। आप तो हमेशा ही नशे के विरोधी रहे हैं, लेकिन भाई जी मेरा ख्याल है कि बंसी अब अफसर है उसके समाज में, यहाँ अब कभी कभी उनके साथ के अफसर समाज में निभाना पड़ता है। आप परेशान ना हो, हमारा भुला यानी छोटा भाई ऐसा नहीं है। मास्टर जी ने भी झेप कर मानो जग्गू की बात से सहमति जताई। उस समय अपनी मनोभावनाओं पर नियंत्रण रखना ही समझदारी लगी उन्हें। काफ़ी देर बाद बहू व बच्चे अभिवादन करने आए, लेकिन ऐसा लगा मानो वह यह सब किसी औपचारिकतावश ही था। बहू ने भी तो घर के बारे में, अपनी दीदी आदि के बारे में तफसील से नहीं ही तो पूछा था। फिर भी उन्हें यह भी लगा कि शायद यह उनका भ्रम हो। बाद में बंशीधर ने भी नौकर के हाथों भोजनादि भेजकर व सोने का प्रबंध कर मानो चैन की सांस ली हो। रात को मास्टर जी व जग्गू भाई सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी दमे के असहनीय दौर से मास्टर जी तड़पने लगे। उन्होंने गांव से घरेलू नुस्खे की दवाई गर्म पानी से लेने का विचार बनाया, किंतु यह सोचकर कि बंसी व बहू तो शायद सो गए होंगे, वह टाल गए। उन्हें कराहता हुआ देखकर जग्गू भाई ने ही जिद कर स्वयं जाकर बंशीधर के कमरे में दस्तक दी। उनकी बहू ने दरवाज़ा खोला। जग्गू के बताने पर बहू ने किचन से गर्म पानी नाक भोज सिकोड़ते हुए दिया। जग्गू भाई ने गर्म पानी से दवा मास्टर जी को खिलाई तो उन्हें आराम महसूस हुआ। अगले दिन बंशीधर ने जग्गू को गांव की गाड़ी में विदा कर मास्टर जी को अपने ही एक मित्र प्राइवेट डॉक्टर, जो कि उनका फैमिली डॉक्टर भी था, उनकी क्लिनिक पर दिखाया। कुछ दिनों तक प्राइवेट डॉक्टर का इलाज चलता रहा, पर मास्टर जी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर की इस सलाह पर कि अभी 1 महीने और वहाँ ठहर कर दवाइयाँ खानी होंगी, मास्टर जी सोच में पड़ गए। एक रात उन्हें फिर सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। उन्हें बार बार खुली हवा में सांस लेने के लिए बरामदे में टहलने जाना पड़ रहा था, तभी कुछ आराम मिल पा रहा था। तभी उन्हीं क्षणों में एक बार जब वह बरामदे से अंदर जा रहे थे तो बहू की आवाज़ भी सुनाई दी। बुढ़ऊ दिन भर खांसते रहते हैं, जब से आए हैं हमारी पार्टियां भी तो बंद हो गई हैं, जल्द ही गांव जाएं तो चैन पड़े। मास्टर जी को सुनकर आघात लगा। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि दमे का ही एक तीव्र दौरा उन्हें पड़ा। उन्होंने दवाई लेने का विचार भी त्याग दिया। दरअसल उनके कानों में बहू के शब्द गूंज रहे थे। उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह किसी पर बोझ बनकर स्वास्थ्य का लाभ करना किसी भी तरह उचित नहीं। उनकी आंखों से नींद काफ़ी दूर हो गई थी और वह अतीत की गहरी धुंध में खो गए। बंशीधर तब बहुत छोटा ही था। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वह उस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल ही थी। उन्हें हाई स्कूल के बाद माँ ने जिस किसी प्रकार टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाया था, वो गांव के लोग अभी भी तारीफों की बुल बांधकर सुनाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने बिखरते परिवार को हालात से उबारा था। बंशीधर की पढ़ाई का ध्यान वह शुरू से ही रखते थे। अध्यापक होने का लाभ वह बंसी को नित्य सुबह शाम घर पर अतिरिक्त पढ़ाकर हमेशा देते। बंसी को हमेशा अपने स्कूल में जहाँ नियुक्ति हो वहीं रखते। बाद में उनका विवाह हो गया तो सौभाग्य से पत्नी भी इतना सहृदय थी कि उनका अपने बेटे के समान ही ख्याल रखती। हाई स्कूल और इंटर में बंसी के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर वे अत्यंत प्रसन्न हुए थे। गणित विषय में रुचि होने के कारण उन्होंने उसे इंजीनियरिंग में भेजने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। उसकी पढ़ाई के लिए वह स्कूल के अन्य सभी अध्यापकों से भी आग्रह करते कि वह अतिरिक्त पढ़ाकर बंसी को पढ़ने में सहायता करें। यथासंभव वह मेहनत कराते। वह पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि तो था ही। अतः इस प्रकार एक दिन बंसी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था। इंजीनियरिंग कोर्स में खर्चा अधिक होना स्वाभाविक था। वह तब उस खर्चे की पूर्ति हेतु कुछ अतिरिक्त ट्यूशन भी पढ़ाते। हालांकि ट्यूशन का व्यावसायिक दृष्टिकोण उनका कभी नहीं रहा था, लेकिन उन दिनों वह अपने दृष्टिकोण में भी दृढ़ नहीं रह पाए थे। वह अपनी रोज व रोज की आवश्यकताओं की कटौती तो वह खुशी खुशी सहन कर ही लेते थे। बंसी कभी कभी अतिरिक्त खर्चे के लिए भी लिखता, भैया जी इस बार 2000 अतिरिक्त भेज देना, हमारा टूर देश भ्रमण पर जा रहा है, यदि भेज सकें तो मैं जा सकूंगा। पत्र पढ़ते पढ़ते ही वह उस अतिरिक्त खर्च को एक बार तो टाल देने की सोचते, लेकिन फिर यह सोचकर कि उसे रोकने से कहीं अन्य साथियों की तुलना में उसके अंदर हीन भावना न हो, वह तुरंत कहीं इधर उधर से आर्थिक जुगाड़ अवश्य करते।
उन्हें याद आया जब हॉस्टल में एक बार वह बीमार हो गया था और उसके हॉस्टल के रूममेट ने जब टेलीग्राम भेजकर उन्हें इत्तला दी थी, तो उन्होंने सूचना पाते ही तुरंत इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर जाकर ही चैन की सांस ली थी। उसे डॉक्टरों ने टाइफाइड आदि के रोग होना बताया था, तो वह घबराकर तब तक नहीं लौटे थे जब तक डॉक्टरों ने स्थिति नॉर्मल नहीं बता दी थी। आते समय भी उन्होंने बंसी के लिए खर्च की कमी न हो जाए यह सोचकर उसको यथासंभव स्वयं कटौती कर अपने खर्चे में स्वयं कटौती कर उसका पूरा ध्यान रखा था। सुबह वह बिस्तर से जल्दी उठकर अपनी वापसी की तैयारी में जुट गए। उन्होंने मन ही मन वापस गांव जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, यह सोचकर कि शरीर की बीमारी से बड़ी मन की बीमारी होती है और वह मन की बीमारी तो यहाँ बढ़ ही रही है, जिसके आगे शरीर की बीमारी दमा तो कुछ भी नहीं। बंसीधर ने उनको तैयारी करते देखा तो उत्सुकतावश पूछा, भैजी आप अभी तैयार हो गए? बंसी सोच रहा हूँ, अब तबीयत भी काफ़ी ठीक है, क्यों ना अब गांव चला जाऊँ? फिर तेरी भाभी भी चिंता कर रही होगी। अब मैं काफ़ी ठीक हूँ ना? भैजी वैसे कुछ दिन और रह लेते तो ठीक ही था, लेकिन जब आपकी इच्छा जाने की है तो जैसा फिर आप ठीक समझें। मास्टर जी को भाई के स्वरों में औपचारिकता तो लग रही थी। तभी उन्हें अंदर के कमरे से भाई द्वारा बहू को कहे शब्द सुनाई पड़े, भैजी आज ही गांव जा रहे हैं, उनके लिए फटाफट नाश्ता बना दो। थोड़ी देर बाद वह अपने गांव की ओर जाने वाली बस में सवार थे। बस अब देहरादून की भीड़ भाड़ व तेज रफ्तार के बाद सर्पाकार चढ़ाई वाली सड़कों पर अपेक्षाकृत धीमी गति में हो गई थी।